अपनी आसमान को स्कैन करने वाले अत्याधुनिक रडारों और बड़ी मात्रा में बेहद सटीक बिजली जैसी तेज मिसाइलों के भंडार के साथ, जो किसी भी दुश्मन के खतरे को रोकने के लिए तैयार और तैनात थी, जिसने उसकी हवाई सीमा में घुसने की हिम्मत की, रूस को लगा कि वो सुरक्षित है। वो गलत था। सालों की मेहनत और प्रयासों के बाद यूक्रेन ने क्रेमलिन के वायु रक्षा नेटवर्क को नष्ट कर दिया। उसके लक्षित हमलों ने ड्रोन और मिसाइलों के उड़ने के लिए रास्ते और दरारें खोल दी है और रूसी संपत्तियों और बुनियादी ढांचे से सुरक्षा कवच हटा दिया है। पहले सुरक्षित स्थान अब असुरक्षित हो गए हैं और देश भर में यूक्रेनी हथियारों से ठिकानों को उड़ाया जा रहा है और आग लगाई जा रही है। रूस की वायु रक्षा जितनी कमजोर होती जा रही है, यूक्रेन के हमले और नुकसानदायक हो रहे हैं, जिससे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और गहरे अंधेरे गड्ढे में धंसते जा रहे हैं, जिससे वे शायद कभी बाहर न निकल सके। इस मुकाम तक पहुंचने में समय लगा। यूक्रेन ने 2022 में युद्ध के पहले साल रूसी वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाना शुरू किया था, लेकिन यूक्रेन के लिए इस तरह के हमलों की योजना बनाना और उन्हें नियमित रूप से अंजाम देना मुश्किल था, क्योंकि वह अपनी अग्रिम पंक्ति की सीमाओं की रक्षा करने और रूस की लगातार आक्रामकता का मुकाबला करने में ही व्यस्त था। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, युद्ध की शुरुआती तीव्रता कुछ हद तक कम होने लगी और यूक्रेन ने खुद को संभाल लिया। उसका घरेलू रक्षा उद्योग बेहतर हुआ, जिसमें कंपनियों ने ड्रोन और मिसाइलों की एक और भी व्यापक और विनाशकारी श्रृंखला को डिजाइन और विकसित करना शुरू कर दिया। उसकी रणनीतियां बेहतर हुई। कीव के कमांडर दुश्मनों को चकमा देने और उन्हें चौंका देने के नए तरीके खोजते रहे और जैसे जैसे साल बीतते गए, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से रूसी वायु रक्षा संपत्तियों पर, जैसे कि रडार सिस्टम और मिसाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म, जिनकी कीमत कभी कभी लाखों या यहाँ तक कि अरबों डॉलर होती थी, उन पर हमलों की खबरें सामने आने लगी। शुरुआत में ये हमले प्रभावशाली थे, लेकिन रूस के पास पर्याप्त वायु रक्षा प्रणालियां थी जिससे वह क्षतिग्रस्त प्रणालियों को आसानी से बदल सकता था और असर कम हो गया। समय के साथ नुकसान बढ़ने पर रूस की आपूर्ति घटने लगी और कमांडरों को और कठिन समस्याएं आने लगी, क्योंकि उसके क्षेत्र में अंधे स्थान और रक्षा की खामियां बढ़ गई। इस बीच यूक्रेन लगातार हमलों की तीव्रता बढ़ाता रहा और हर गुजरते साल के साथ अधिक संख्या में हमले करता रहा। 2025 यूक्रेन के लिए रूसी वायु रक्षा को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने में रिकॉर्ड तोड़ साल रहा। लंबी दूरी के ड्रोन पर निर्भर रहते हुए यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने दुश्मन को करीब 4 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया। रसद केंद्रों, रडार सरणियों और विमानरोधी बैटरियों पूरी तरह नष्ट कर दी गई। सिर्फ फ्रंट लाइन और कब्जे वाले इलाकों में ही नहीं, बल्कि रूस के अंदर भी सक्रिय युद्ध क्षेत्र से सैकड़ों मील दूर। 2026 की शुरुआत में जारी एक बयान में यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने इन हमलों के प्रभाव को संक्षेप में बताया, लिखते हुए, इन अभियानों का एक तंत्रगत प्रभाव पड़ा। इन अभियानों ने रूस की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली में रास्ते बनाए और यूक्रेनी लंबी दूरी के ड्रोन को दुश्मन क्षेत्र में गहराई तक सुरक्षित पहुंचकर सैन्य ठिकानों, गोला बारूद डिपो, हवाई अड्डों आदि पर हमला करने में सक्षम किया। और जब 2025 का अंत हुआ तो यूक्रेन ने दबाव कम नहीं किया, उसने अपनी बढ़त का और फायदा उठाया। 2026 के शुरुआती महीनों में यूक्रेन ने रूस की वायु रक्षा प्रणालियों पर दर्जनों नई और नुकसानदायक हमले किए, जिससे देश की अपनी रक्षा करने की क्षमता और भी कमजोर हो गई और क्रेमलिन के तथाकथित विश्व स्तरीय रक्षा प्रणालियों के दावों को भी कमजोर कर दिया। उदाहरण के लिए, जनवरी में रूस की S-300V वायु रक्षा प्रणाली का हिस्सा 9 S-30 2M1 रडार पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। जनवरी में यूक्रेनी बलों ने रूस के अस्त्राखान में कपुस्तिन यार मिसाइल टेस्ट रेंज पर हमला किया, जिससे बैलिस्टिक मिसाइलों के असेंबली, सर्विस और टेस्ट वाली सुविधा को नुकसान हुआ। मार्च में यूक्रेन ने वायु रक्षा संपत्तियों पर और भी सफल हमलों का जश्न मनाया, जैसे कि रूसी S-400 ट्रायम्फ मोबाइल लॉन्चर और बुक M3 वायु रक्षा प्रणाली। ये तो कुछ उदाहरण हैं। रिकॉर्ड बताते हैं कि 2026 की पहली तिमाही में यूक्रेन ने 40 से कहीं ज्यादा पुष्टि किए गए हमले किए। इसमें 25 हमले रडार सिस्टम्स पर और 19 हमले लॉन्च प्लेटफॉर्म्स पर शामिल थे। खुले स्रोतों से जुटी खुफिया जानकारी के विश्लेषक क्लेमेंट मोलिन के अनुसार
उस समय यूक्रेन ने जिन सभी लॉन्च प्लेटफॉर्म्स को नष्ट किया उनकी पूरी सूची यहाँ है। 6 बुक सिस्टम्स, जिनमें बुक M1, M2 और M3 वेरिएंट्स के लॉन्चर और ट्रांसपोर्टर लोडर वाहन दोनों शामिल हैं। 5 टोर सिस्टम्स, जिनमें टोर M1, M2 और आर्कटिक टोर M2 DT शामिल हैं, जिसे आर्कटिक की बेहद ठंडी परिस्थितियों में काम के लिए डिज़ाइन किया गया था। 5 शॉर्ट रेंज कैनन और मिसाइल पैंटसिर सिस्टम्स, जिसमें S1 और S2 वेरिएंट्स शामिल हैं। एक हेवी ड्यूटी यूक्रेनी FP2 ड्रोन ने 100 किलोग्राम वारहेड से इनमें से एक सिस्टम नष्ट कर दिया। ध्यान देने योग्य है कि यूक्रेन ने जिस पैंटसिर सिस्टम को नष्ट किया वह बेलारूसी MZKT 7930 चेसिस पर लगा एक अनोखा मॉडल था जो पहले युद्ध में नहीं देखा गया था। 2 ओसा सिस्टम भी नष्ट कर दिए गए। इनकी कीमत $10 मिलियन से ज्यादा है, लेकिन यूक्रेन के सस्ते ड्रोन ने इन्हें तबाह कर दिया, जिससे कीव के ड्रोन की किफायती क्षमता फिर साबित हुई। उपरोक्त सभी लक्ष्यों के अलावा यूक्रेन ने रूस के कम से कम एक S-300 सिस्टम, कई S-400 लॉन्चर, बास्टियन मिसाइल लॉन्चर जैसे तटीय सिस्टम और कुछ अन्य रूसी शॉर्ट रेंज सिस्टम जैसे तुंगुस्का और स्त्रेला 10 को भी नष्ट करने में सफलता पाई। शायद इनमें से हर सिस्टम खुद में इतना मायने नहीं रखता। रूसी कमांडर शायद ज़्यादा परेशान नहीं होंगे अगर 1-2 लॉन्च प्लेटफॉर्म खो जाए, लेकिन जब दर्जनों को बार बार निशाना बनाया और ख़त्म किया जाता है तो यह गंभीर समस्या बनती है जिसे क्रेमलिन अनदेखा नहीं कर सकता। जैसा वायु रक्षा विशेषज्ञ थॉमस नागी ने कहा, अगर आप कई सामरिक सफलताएं हासिल कर ले तो यह संचालन स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये सिर्फ लॉन्च प्लेटफॉर्म्स की बात है। मोलिन और अन्य ओपन सोर्स इंटेलिजेंस विश्लेषकों ने 2026 के शुरुआती महीनों में 25 अलग अलग रडार सिस्टम्स के नष्ट होने के सबूत भी पाए, जिनमें 92 N6A और 92 N6E ट्रैकिंग रडार शामिल है, जो प्रभावी रूप से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आंखों का काम करते हैं। दुर्लभ 9S-15 इम्बिर और 9S-30 2M1 रडार, जो दोनों S-320 सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं, उन्हें भी नष्ट कर दिया गया है। और इसी तरह S-350 वित्यात सिस्टम के रडार जैसे 50 N6E मल्टी फंक्शन रडार भी नष्ट किए गए हैं। रूस ने नेबो रडार परिवार के कई महंगे सदस्यों को भी खो दिया है, जैसे 55 ZH6 U नेबो U और 1L 119 नेबो SVU, जिसकी कीमत $100 मिलियन है। साथ ही पॉडलेट और कास्टर 2E2 लो एल्टीट्यूड रडार सिस्टम भी नष्ट हुए हैं। कई अर्ली वार्निंग और एंटी ड्रोन रडार भी नष्ट किए गए हैं, जैसे P182 प्राइमा, P18 तेरेक और सोपा 2। साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जैसे RSP-10 भी नष्ट हुए हैं। इनमें कुछ रडार और एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म सोवियत युग के हैं, कुछ नए हैं और कई रूस की वायु रक्षा व बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के बेहतरीन विकल्प माने जाते हैं। इन्हें योजनाबद्ध तरीके से मिटाया जा रहा है और रूस ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा है। क्रेमलिन के प्रचार और S-400 बुक M3 जैसे सिस्टम्स के बारे में बढ़ चढ़कर किए गए दावों के बावजूद ये प्लेटफॉर्म यूक्रेन के ड्रोन हमलों के खिलाफ भरोसेमंद या मजबूत साबित नहीं हो रहे हैं। यूक्रेन जितना ज़्यादा इन्हें खत्म करता है उतना ही उसका फायदा बढ़ता है। नागी इसे स्विस चीज इफेक्ट बताते हैं। वे कहते हैं, आपके पास ठोस चीज है लेकिन उसमें छेद है। फिलहाल रूसी वायु रक्षा प्रणाली ऐसी ही है। जाहिर है यूक्रेन चाहता है कि ये छेद और बढ़े। समझाने के लिए, जब यूक्रेन टॉर M2 जैसे सिस्टम नष्ट करता है तो रूस के वायु रक्षा नेटवर्क में लगभग 30 से 60 मील का भौतिक अंतर बन जाता है। यह बड़ा इलाका अचानक असुरक्षित हो जाता है, जिससे सैकड़ों यूक्रेनी मीडियम और लॉन्ग रेंज ड्रोन आसानी से वहां से गुजरकर दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुस सकते हैं और पकड़े जाने या गिराए जाने का खतरा लगभग शून्य रह जाता है। अगर कहीं कहीं ही कमी हो तो समस्या नहीं, जब तक बाकी वायु रक्षा मजबूत हो। लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि ये सिर्फ 1-2 जगह की बात नहीं है। यूक्रेन हर गुजरते महीने के साथ रूसी नेटवर्क में दर्जनों छेद कर रहा है और अगर वह इसी रफ्तार को बनाए रखता है या इसे और बढ़ा देता है तो इसके प्रभाव विनाशकारी होंगे, जैसा कि नागी ने बताया है।
अगर यूक्रेन हर महीने 40 सिस्टम्स पर हमला कर गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है तो यह बहुत बड़ी बात है। रूस के पास इसका हल नहीं है, क्योंकि साल में यह संख्या 500 हो जाती है, जो बहुत अधिक है। कोई देश इससे नहीं निपट सकता। रूस पहले ही इससे मुश्किल से निपट रहा है और अपनी रक्षा कमजोरियों को दूर करने के लिए हताशा में कदम उठा रहा है। लेकिन एक छोटी सी बात, अगर आप ऐसी ही जानकारी और पाना चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को जरूर सब्सक्राइब करें। हम हर हफ्ते इसी तरह से सब कुछ समझाते हैं। अब युद्ध की शुरुआत में अगर रूस कोई वायु रक्षा प्रणाली खो देता था तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उसके पास रिजर्व में और भी कई प्रणालियां थी जिन्हें क्षतिग्रस्त प्रणालियों की जगह तैनात किया जा सकता था। आजकल कहानी बिल्कुल अलग है। अब संसाधन कम होने से क्रेमलिन सभी क्षेत्रों की रक्षा नहीं कर सकता। उसे अब केवल महत्वपूर्ण स्थानों को प्राथमिकता देनी और रक्षा प्रणालियां फिर से तैनात करते समय कुछ क्षेत्रों की बलि देनी पड़ती है। यूक्रेन के हमलों के कारण देश पर इतनी जबरदस्त दबाव आ गया है कि रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने फिनलैंड, नाटो देश, सीमा से कई कास्टा डू-E2 लो एल्टीट्यूड रडार सिस्टम हटाकर यूक्रेन मोर्चे के पास खाली जगहें भर दी है। यहाँ तक कि रूसी अधिकारियों को भी यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि देश की वायु रक्षा अब पूरे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं रह गई है। राज्य ड्यूमा के डिप्टी आंद्रेई गुरिल्योव ने यह बात कही। रूस निरंतर सुरक्षा कवच बनाए नहीं रख सकता। उसे सीमित संसाधन सबसे बड़े शहरों और अहम बुनियादी ढांचे की सुरक्षा में लगाने होंगे। इसका मतलब है कि कुछ क्षेत्र अब पूरी तरह से असुरक्षित है और यूक्रेन इसका पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार हो रहा है। ये अपनी हवाई क्षमताओं में बड़े स्तर पर सुधार के लिए तैयार हो रहा है, जैसे कि फ्रांस से 4++ जनरेशन मिराज 2005 फाइटर जेट्स का आना। उन्नत एवियोनिक्स तकनीक से लैस ये जेट रूस की क्रूज मिसाइलों और शाहिद अटैक ड्रोन को रोकने में 98% सफलता दर का दावा करते हैं। ये अपने ऑनबोर्ड AASM हैमर गाइडेड बमों या स्टॉर्म शैडो मिसाइलों की मदद से दुश्मन की संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। यूक्रेनी वायुसेना जल्द ही स्वीडन से JAS-39 ग्रिपेन सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल कर सकती है। एक अत्यंत लचीला फाइटर ग्रिपेन केवल छोटी रनवे से भी उड़ान भर सकता है और मिशनों के बीच में इसे सिर्फ 15 मिनट में फिर से ईंधन और हथियारों से लैस किया जा सकता है, जिससे ये बहुत कम समय में फिर से ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है और लगातार मिशन कर सकता है। जहां तक आक्रामक क्षमताओं की बात है, ग्रिपेन मेटियोर मिसाइलें ले जा सकता है जिनकी अधिकतम रेंज 125 मील या 200 किलोमीटर तक होती है, जो रूस के विमानों को फ्रंट लाइन से पीछे करने और यूक्रेन के भविष्य के गहरे हमलों के रास्ते खोलने में मददगार होगा। यूक्रेन जितनी रूस की वायु रक्षा प्रणाली को आज क्षति पहुंचा सकता है, उसके विमान कल उतने ही असरदार होंगे। लेकिन यूक्रेन इंतजार नहीं कर रहा। वह पहले से ही अपने शस्त्रागार में मौजूद हथियारों का इस्तेमाल दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली की कमजोरियों का फायदा उठाने और इस प्रक्रिया में गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है। 2026 की पहली तिमाही के दौरान कई रूसी सैन्य संयंत्रों, ठिकानों और गोला बारूद भंडारों पर विनाशकारी गहरे हमलों की पुष्टि हुई है। उदाहरण के लिए जनवरी में यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े गोला बारूद डिपो में से एक पर हमला किया, जो यूक्रेनी सीमा से 550 मील या 900 किलोमीटर दूर कोस्त्रोमा क्षेत्र में स्थित था। नया शहर से दूर नहीं, यूक्रेनी ड्रोन ने 100वें GRU शस्त्रागार पर हमला किया। सैटेलाइट तस्वीरों में हमले के बाद कई जगह आग व धमाकों के निशान दिखे। इस सुविधा में 1,50,000 टन तक गोला बारूद रखने की क्षमता है और संभावना है कि हमले में हजारों टन गोला बारूद नष्ट हो गया। फरवरी में यूक्रेन ने वोडकिन्स्क प्लांट पर फिर हमला किया। रूस के भीतर 1300 किमी तक फैले उड़ान गलियारों का लाभ उठाकर यूक्रेन की लंबी दूरी की फ्लेमिंगो मिसाइलों ने उस बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री पर हमला किया, जहां क्रेमलिन के सबसे तेज और शक्तिशाली हथियार जैसे हाइपरसोनिक ओरेशनिक और RSM-56 बुलावा पनडुब्बी प्रक्षेपित मिसाइलें बनती हैं। मार्च में रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की पूरी ताकत का सामना किया। इस बार निशाना रूस के ब्रायंस्क क्षेत्र का क्रेमनियल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट था। 7 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों ने उस प्लांट को निशाना बनाया,
जो इस्कंदर मिसाइलों और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जरूरी चिप्स बनाने वाली सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण संयंत्रों में से एक है। इस हमले ने रूस की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को एक झटके में गंभीर नुकसान पहुंचाया। ये फिर से सिर्फ कुछ उदाहरण है। यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र में कई हमले किए, जिनमें तेल बंदरगाह, रिफाइनरी, पाइपलाइन, रसद केंद्र और अन्य ठिकाने शामिल हैं। इन हमलों का असर है और यूक्रेन का रूस की रक्षा प्रणाली को लगातार कमजोर करना खास महत्व रखता है। हर बार जब वह किसी भंडार को नष्ट करता है या मिसाइल उत्पादन संयंत्र को बंद करने के लिए मजबूर करता है, तो वह क्रेमलिन की अपनी रक्षा करने की क्षमता को कम कर रहा है। इस बीच रडार और लॉन्च प्लेटफॉर्मों के नष्ट होने से और भी खाली जगहें व रास्ते बन जाते हैं, जिससे ड्रोन, फ्लेमिंगो मिसाइलें व अन्य हवाई हथियार आसानी से गुजर सकते हैं और रूस को ऐसी कोनेबंदी में धकेल देते हैं जहां उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता। यह कहना भी गलत होगा कि रूस की वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह नष्ट हो गई है। आखिरकार ये रूस है, दुनिया का सबसे बड़ा देश और इंसान द्वारा जानी जाने वाली सबसे बड़ी सेनाओं में से एक ऐसा देश जो युद्ध में हजारों टैंक, दसियों हजार बख्तरबंद वाहन और कई रडार व वायु रक्षा प्रणालियों के साथ गया था। उसने अपनी सारी रक्षा प्रणालियां नहीं खोई है। वास्तव में रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट यानी RUSI की एक रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है। रूस की एकीकृत संरचना और कई अधीनस्थ संस्थाएं देश को घना व अपेक्षाकृत उन्नत वायु व मिसाइल रक्षा नेटवर्क उपलब्ध कराती हैं। उसके कारखाने लगातार नए सिस्टम और गोला बारूद बनाते हैं। यूक्रेन की सफलताओं के बावजूद कई बार रूस की प्रणालियां दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही गिरा देती है। यूक्रेन भी खुद को इसके अनुसार ढाल रहा है। उदाहरण के लिए अब वह आमतौर पर अपने हमलों को इस तरह अंजाम देता है कि पहले ड्रोन के झुंड भेजे जाते हैं जो दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को संतृप्त कर दे और उनकी रडार स्क्रीन को जाम कर दे। इसके बाद पीछे से क्रूज मिसाइलें आती है, बिना रोके टोके निकल जाती है और टकराने पर भारी तबाही मचाती है। यूक्रेन ने प्रभावी ड्रोन उद्योग विकसित किया है, जिससे वह कम खर्च में अपनी जरूरत के अनुसार बड़ी संख्या में मानव रहित विमान बना सकता है। रूस का वायु रक्षा नेटवर्क अब भी कुछ हद तक मजबूत है, पर यह कमजोर हो रहा है। सिर्फ यूक्रेन के हमलों ही नहीं, बल्कि प्रतिबंधों के कारण भी। रूसी रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस अपने मुख्य वायु रक्षा उपकरण जैसे S-500 सिस्टम के स्कैंड एरे रडार बनाने के लिए पश्चिमी हिस्सों और अमेरिकी कंपनी रोजर्स कॉरपोरेशन के प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर निर्भर है। रूसी इंजीनियर रक्षा प्रणालियों के विकास और सिमुलेशन के लिए ऑल्टियम डिजाइनर और एनसिस जैसे पश्चिमी डिजाइन प्रोग्राम का उपयोग करते हैं। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मॉस्को के लिए इन हिस्सों को हासिल करना और इस सॉफ्टवेयर तक पहुंचना और भी मुश्किल हो गया है। समय के साथ यह और कठिन होगा और ऐसा भी हो सकता है कि रूसी रक्षा कंपनियां पहले जैसे काम न कर पाएं, जिससे उत्पादन घटे और मिसाइल, रडार व रक्षा प्लेटफॉर्म की संख्या कम हो जाए। इस बीच यूक्रेन पूरी तरह तैयार और उत्सुक है कि वो अपने फायदे का पूरा इस्तेमाल करे और रूस को कोई राहत न दे। वे लगातार दांव बढ़ा रहे हैं और अगर यूक्रेन इसी रफ्तार को बनाए रखता है या दुश्मन की वायु रक्षा पर अपने हमलों की आवृत्ति और बढ़ा देता है, तो रूस के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं होगा कि वह इसकी बराबरी कर सके। दीर्घकाल में यूक्रेन रूस तक युद्ध ले जाना जारी रख सकेगा और देश के रक्षा ठेकेदारों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। आम रूसी लोग भी दबाव में हैं, क्योंकि ड्रोन और मिसाइलें उनके सिर के ऊपर उड़ रही है और देश की सैन्य व तेल संरचना को तबाह कर रही है। और जब उनके सबसे कीमती संसाधनों और स्थानों की रक्षा के लिए कम सुरक्षा बची होगी, तो क्रेमलिन के कमांडरों को यह तय करना पड़ेगा कि किन जगहों की रक्षा करनी है और किन्हें बस छोड़ देना है। अब आप इस वीडियो में जान सकते हैं कि रूस किस तरह परेशान हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि यूक्रेन के हालिया हमलों ने देश की तेल उद्योग को किस तरह तबाह कर दिया है और पुतिन की दशकों की मेहनत को सिर्फ एक हफ्ते में मिटा दिया है। या फिर इस वीडियो को देखें, जिसमें एक रूसी सैनिक के जीवन की भयावह सच्चाई को दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि क्रेमलिन के सैनिकों को उनके कमांडरों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है या उस प्रशिक्षण, उपकरण और कवच के बिना आत्मघाती हमलों पर भेजा जाता है
जिसकी उन्हें जीवित रहने के लिए जरूरत होती है। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें।